टू यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। आज से जो चैनल पर क्लासेस होंगी आपके लिए एक न्यू अनाउंसमेंट है। मैं बता दूं कि अब आपको डेली है जो जैसे क्लासेस होंगी बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट कि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं कि कम्युनिटी पढ़ रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग पे डिस्कस करते हैं कि गायनिक पे डिस्कस करते हैं, तो उसकी आपको 13 फरवरी से है जो एक यदि इनकेस आपको वीक में 3 क्लास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की होती है तो उसकी नई प्लेलिस्ट रेडी की जाएगी और उस प्लेलिस्ट में आपको ओनली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हैं जो क्लासेस बस मिलेंगी। इसी तरीके से यदि हम पर्टिकुलर कोई और सब्जेक्ट की क्लास लेंगे तो उसका भी नाम है जो मॉक टेस्ट फर्स्ट सेकंड नाम से दिया जाएगा, लेकिन उनमें बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट हैं जो रहेंगे। जितनी प्लेलिस्ट होंगी मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट हैं आपको उन सब्जेक्ट के बेस पे आपको प्लेलिस्ट और मॉक टेस्ट है जो रेडी किए जा रहे हैं जो आपको डेली चैनल पर अपडेट किए जाएंगे। आज की क्लास हमारी रहने वाली है आप जो मेनली हम आँखों पर फोकस करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज की क्लास में आइज से रिलेट करते हुए रहेंगे और जिनका अपकमिंग टाइम में झारखंड के लिए एग्ज़ाम अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, डीएसएसबी के लिए है या एमपी में सीएचओ, राजस्थान सीएचओ के लिए या फिर कहीं पर भी एनएचएम का पेपर है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए हेल्पफुल बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं वो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिनका डीएसएसबी के लिए पेपर है उनको 2013 से लेके 2019 तक के 2019 में भी 8 या 9 जो बैच के पेपर हुए हैं वो सब पेपर यहाँ पे आपको इंक्लूडेड किए गए हैं। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि पेपर आपको कैसे हुआ था। जेएसएससी का मेरे पास एक पेपर अवेलेबल है जो आपको कल मॉर्निंग में सॉल्व करवाया जाएगा। पूरा ऑफिशियल पेपर है जो फर्स्ट टाइम झारखंड ने अपना नर्सिंग के लिए स्टाफ नर्स की पोस्ट का रिलीज़ किया था। और जो लोग एमपी सीएचओ या अदर स्टेट सीएचओ पेपर दे रहे हैं उनके लिए पीडीएफ में अभी भारी छूट चल रही है कि जो आपके 40 पेपर 13 सीरीज़ हैं सभी सॉल्व हैं, आपको ओनली 350 रुपीज़ में अवेलेबल है। आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस करना होगा। 40 पेपर मतलब आपके 4000 क्वेश्चन। क्लियर? 40 पेपर का मतलब 4000 क्वेश्चन प्लस आपको 13 सीरीज़, पर सीरीज़ 50 क्वेश्चन है, सभी सॉल्व है, हिंदी इंग्लिश में है, तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं आपको क्लियर करना बहुत ही इजी रहेगा। अब डीएसएसबी वालों की हम बात करें तो डीएसएसबी का जैसे मैंने बताया कि 2013 में एक बार पेपर हुआ था, फिर 19 में हुआ है, इस बार होने वाला है, तो उनके लिए भी पेपर्स अवेलेबल हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि डीएसएसबी और सीएचओ के पेपर्स आपको कैसे मिलेंगे, क्या आप उनका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ऑल ओवर थिंग्स आपकी रहा है पूरा डीएसएसबी का पेपर है जो कि 2019 में हुआ था नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। 2019 के बाद डीएसएसबी ने नर्सिंग वालों का कोई सा भी पेपर नहीं करवाया है। ये चीज़ आप ध्यान से सुनिए, डीएसएसबी ने 2019 के बाद कोई सा पेपर है जो नहीं करवाया है। 2013 में हुआ था, आई थिंक 15 में भी हुआ था, 19 में हो रहा है, तो सभी पेपर आपके यहाँ पे इंक्लूडेड किए गए हैं। पेपर का फॉर्मेट आपको इस तरीके से रहेगा, 487 पेज की पीडीएफ रहने वाली है। आपको पेपर में जो क्वेश्चंस आपके आए थे इस तरीके से थे, ये जैसा आप देख सकते हैं मैंने इन पेपर्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है ताकि आपको जैसा एज एन पेपर यहाँ दिख रहा है ऐसा ही आपको वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आपका ये डीएसएसबी का पेपर है क्योंकि इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, नर्सिंग सभी चीज़ें आपकी हैं जो अच्छे तरीके से पूछी जाती हैं, तो आपको अपनी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं पेपर। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो लोग सीएचओ के पेपर दे रहे हैं तो क्या उनको यस, तो सीएचओ वालों के लिए भी पेपर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ओनली चार्जेस बस इंक्लूडेड हैं क्योंकि पीडीएफ में बाकी जो क्लासेस हैं वो सब फ्री होती हैं। तो ये जो डीएसएसबी के पेपर है इसका चार्ज आपको ओनली 150 रुपीज़ है, जिसमें आपके 2013 से, कब से, 2013 से लेके 2019 तक में जितने भी डीएसएसबी ने नर्सिंग के पेपर कराए हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड किए गए हैं, वो भी आपके जो विथ आंसर कीज के। अब जो लोग सीएचओ प्लस एनएचएम के पेपर्स प्लस सीरीज़ लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज है आपको कितना, 350 रुपीज़, जिसमें आपके अलग अलग स्टेट के सीएचओ एनएचएम पेपर्स कवर रहेंगे। 40 पेपर साथ में 13 यहाँ पर सीरीज़ इंक्लूडेड रहेंगी। क्लियर? और जो लोग एएनएम का पेपर दे रहे हैं तो एएनएम वालों के लिए भी रिसेंट में अच्छी खासी छूट चल रही है, जिनका 19 तारीख को आई थिंक पंजाब में आपका पेपर होने वाला है, तो 150 रुपीज़ चार्ज है एएनएम वालों के लिए, जिसमें आपकी
24 पेपर सॉल्व रहेंगे। और जो भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8880468078 पर आप मुझे कांटेक्ट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी केसेस में मैं व्हाट्सएप में सबका रिस्पॉन्ड करती हूँ। यस, कॉल में बहुत रेयर रिस्पॉन्ड हो पाता है, बट मैं व्हाट्सएप में सभी के आंसर्स करती हूँ, चाहे आपके कोई भी क्वेरी रहे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इज द बिगनिंग साइन ऑफ प्रेशर सोर। तो यहाँ पर साइन सभी हैं प्रेशर सोर के, लेकिन आपको बताना है कि फर्स्ट और बिगनिंग साइन कौन सा है, इनिशियल साइन कौन सा है प्रेशर सोर का। ऑप्शन में स्वेलिंग, कूलनेस, नंबनेस एंड डिस्कलरेशन। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रेशर सोर को लेके। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिगनिंग साइन, इनिशियल और स्टार्टिंग साइन कौन सा है, तो वो है डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। क्या होगा? डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। स्केल पूछें किससे मापते हैं, तो वो है ब्राइडन स्केल। मिनिमम स्कोर कितना होता है? 6, मैक्सिमम स्कोर होता है 23। अलग अलग टाइप की जो भी स्केल हैं वो आपको जो सेकंड चैनल है वहाँ पर बता दी जाएंगे कि कौन सी स्केल किसको असेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ब्राइडन स्केल किसके लिए यूज़ होती है? प्रेशर सोर के लिए, डेक्यूबिटस अल्सर को चेक करने के लिए कि जो यहाँ पर पॉइंटिंग है, सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन एंड फ्रिक्शन एंड शियर, ये चीज़ें यहाँ पर क्या की जाती हैं? चेक की जाती हैं। और मिनिमम स्कोरिंग दी जाती है 6, मैक्सिमम स्कोरिंग की बात करें तो 23। नेक्स्ट है यहाँ पर मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ बूफिंग कफेज। तो बूफिंग कफ, पर्ट्यूसिस, 100 दिन की खांसी, ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड है जो क्या है, कैसे स्प्रेड होगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, दैट मीन्स टच करने से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, वॉमिट से, या फिर वाटर लेवल किसमें कम देखने को मिलेगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है जो नॉर्मल ज़रूरत होती है किसके लिए? हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। इनिशियल टाइम पर तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है, आफ्टर दैट प्लेसेंटा बनाने लगता है। तो यहाँ पर लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल किसमें देखने को मिलता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। किसमें होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट वन इज पेन इन द काफ ऑन डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट, हॉमन साइन में इंडिकेट। तो हॉमन साइन किस में देखने को मिलेगा? जब आप अपने पैर को डॉर्सीफ्लेक्शन वे में घुमाएंगे तो क्या होगा? काफ मसल्स में पेन होगा, उसके लिए हम क्या कहेंगे? हॉमन साइन। और ये हॉमन साइन किस डिसीज में देखने को मिलता है? ऑप्शन में एन्यूरिज्म, सेल्यूलाइटिस, लिम्फेडिमा या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो हॉमन साइन किसका क्लासिकल साइन है? तो ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। इस तरीके से जब भी आप पैर को घुमाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर नी के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, पेन होगा, रेडनेस होगी, तो किसके कारण? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के कारण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम DM, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इंडिकेट द हाइपरग्लाइसीमिया। तो किसी क्लाइंट को यदि डायबिटिक मेलाइटिस है तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया के लिए कौन से सिम्टम है जो इंडिकेट करेंगे? तो ऑप्शन में डायफोरेसिस, डिजीनेस, हंगर, हेडेक, ब्लड विजन, नोजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्लासिकल साइन 3 पीस साइन होते हैं DM के, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। क्या है? पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया क्या है? क्लासिकल साइन है किसके? हाइपरग्लाइसीमिया के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो MgSO4 के लिए टॉक्सिटी, यदि मैग्नीशियम टॉक्सिटी है तो किससे हम ट्रीट करेंगे? एज एन एंटीडोट के तौर पर यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट, नैलॉक्सोन, विटामिन के या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम ओवरडोज हुआ है, टॉक्सिसिटी हुई है, तो हम किससे ट्रीट कर सकते हैं एंटीडोट के तौर पर? तो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट इज पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज। यदि कोई पर्सन कुछ बोल रहा है, उसी तोते जैसा पढ़ना जिसको हम बोलते हैं, तोते जैसे पढ़ना है, यदि आप तोते जैसे रिपीट कर रहे हैं, आप जो कुछ भी बोले उसको रिपीट कर रहा है सामने वाला, तो क्या कहलाएगा? नियोलोगिज्म, डिस्कैलकुलिया, इकोपैरेक्सिया, फिर इकोलेलिया। तो दूसरे की पोजीशन को कॉपी करना कहलाएगा इकोपैरेक्सिया। नियोलोगिज्म का मतलब होगा न्यू वर्ड का फॉर्मेशन करना। इकोलेलिया मतलब होगा कि रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, कोई दूसरा जो कुछ भी बोल रहा है उसको रिपीट करना, क्या कहलाएगा? इकोलेलिया। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या यूज़ किया जाता है?
किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन या फिर ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। तो जितनी भी पैसिव इम्यूनाइजेशन है, क्या है, जितनी भी पैसिव इम्यूनाइजेशन है, मार्केट से खरीद के दिए जाने वाले तो यहाँ एंटीबॉडी हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, पैसिव इम्यूनाइजेशन में आएंगे। और वो क्या है यहाँ पर, वो है ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। नेक्स्ट इज वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। तो यदि वर्टिगो हो रहा है, वर्टिगो हो रहा है तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, मिडिल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में या फिर इनर ईयर में। तो वर्टिगो होगा तो आप बॉडी बैलेंस बनाने में है जो प्रॉपर तरीके से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। वो ये सब कहाँ पर होगा, इनर ईयर में। जब नर्व्स में या फिर इनर ईयर में कुछ प्रॉब्लम होगी तब वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्टिगो है, किसके कारण होगा, ये होगा इनर ईयर में प्रॉब्लम के कारण। नेक्स्ट वन इज सर्जिकली रिपेयर ऑफ हर्निया इज। तो यदि हर्निया को किसी भी सर्जरी के थ्रू रिपेयर किया जाता है तो क्या कहलाएगा, लेप्रोस्कोपी, फिस्टुलेक्टोमी, हर्नियोक्टोमी या फिर हर्नियोरेफ्री। रेफ्री का मतलब होता है रिपेयर करना, हर्नियोक्टोमी का मतलब होगा काट के रिमूव करना, लेप्रोस्कोपी का मतलब होगा विजुअलाइजेशन करना। तो यहाँ पर सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया, रिपेयर कर रहे हैं हम, ना कि कट कर रहे हैं। तो रिपेयर के लिए जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा, हर्नियोरेफ्री। नेक्स्ट वन इज द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस्ट। तो जब हम डीप पाल्पेशन करते हैं तो किसको असिस्ट करने के लिए करेंगे, स्किन टर्गर के लिए, टेम्परेचर के लिए, हाइड्रेशन के लिए या फिर ऑर्गन्स के लिए। तो यहाँ पर पाल्पेट कर रहे हैं मतलब टच करके देख रहे हैं। तो किसको टच करके देखना है, डीप पाल्पेशन में इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। Which of the following is the reason for intradermal injection to be used for testing allergic reaction। तो किसी भी ड्रग्स के लिए, किसी भी मेडिसिन के लिए जब हमें एलर्जिक रिएक्शन टेस्ट करना होता है या फिर एलर्जी टेस्ट किए जाते हैं तो हमेशा इंजेक्शन इंट्राडर्मल दिए जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर, इट डिफ्यूज़ रैपिडली, इट डिफ्यूज़ स्लोली या फिर इट इज़ लेस पेनफुल। तो जब भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो इनका जो रीज़न होता है कि इंट्राडर्मल ही क्यों दिए जा रहे हैं, आईवी क्यों नहीं दे रहे हैं, इनका रीज़न होता है कि डिफ्यूज़न इनका बहुत ही स्लो होता है। कैसा होगा, स्लो होगा। इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर जितने भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिए जाते हैं जनरली एलर्जिक रिएक्शन के लिए या फिर किसी मेडिसिन को हमें टेस्ट करना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी चेक करना है तो इंट्राडर्मल रूट ही अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज अ नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द ड्रग। तो यदि किसी को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया है तो एक नर्स इनटेक आउटपुट चार्ट चेक करती है। तो ऐसा क्यों करती है, बिकॉज ऑफ द ड्रग कैन कॉज इंक्रीज द थर्स्ट, इंड्यूस द डायरेटिक इफेक्ट्स, कॉज द टॉक्सिसिटी ऑफ किडनी या फिर कॉज द वाटर रिटेंशन। तो यहाँ पर जब भी ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जाता है तो क्या हम करेंगे, इनटेक आउटपुट मेंटेन करते हैं, चेक करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, जिससे हम पेशेंट का वाटर रिटेंशन लेवल चेक कर सकें, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करती है, वाटर इंटॉक्सिकेशन क्रिएट कर सकती है। ऑक्सीटोसिन कैन कॉज वाटर रिटेंशन इन द बॉडी, दिस इज बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एडीएच। तो ऑक्सीटोसिन के एंटीडायोटिक हार्मोन जो कि वैसोप्रेसिन कहलाता है उसी के जैसा स्ट्रक्चरली देखने को मिलेगा। तो जब ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी ब्लड में, तो एडीएच क्या करेगा, वाटर को ब्लड में रेगुलेट करने का काम करेगा। लेकिन जब ऑक्सीटोसिन यदि इन्फ्यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, इसके अपोजिट काम करेगा। तो यहाँ पर वाटर इंटॉक्सिकेशन को मेज़र करने के लिए क्या किया जाएगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहा है, उसको मेज़र करने के लिए इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन किया जाएगा, चेक किया जाएगा यदि पर्सन को ऑक्सीटोसिन दी जा रही है तो। नेक्स्ट इज स्वे बैक अपीयरेंस इज सीन इन चाइल्ड विथ। तो स्वे बैक अपीयरेंस बच्चों में कब देखने को मिलेगा, काइफोसिस में, लॉर्डोसिस में, टेलीपेज में या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर एक डिफॉर्मिटी है स्पाइनल कॉर्ड के कारण। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मिटी है तो स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा लॉर्डोसिस में। इसमें देखने को मिलेगा लॉर्डोसिस में स्वे बैक इस तरीके से, लंबर लॉर्डोसिस में इस तरीके से आगे को पर्सन झुका रहेगा। थोरेसिक में जो थोरेसिक वर्टिब्रा है यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, और जो फॉरवर्ड है
कहाँ पर हैं, फॉरवर्ड हेड रहेगा। तो ये सभी क्या है, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम है उसमें होने के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज विच इनहिबिट द ग्लूकागॉन सीक्रेशन। तो कौन सा है यहाँ पर जो ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करेगा, अमीनो एसिड, एक्सरसाइज, सोमेटोस्टेटिन या फिर बीटा एगोनिस्ट है। तो ग्लूकागॉन जो सीक्रेशन है उसको इनहिबिट करने का, सप्रेस करने का जो काम करेगा वो क्या होगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज आयरन इज एब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्टली एंटायरली इन। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, इलियम में, ड्यूडेनम में, स्टमक में कि जेजुनम में। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन यदि एग्जाम में आता है तो पूरी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में। स्मॉल पार्ट इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट वन इज वाइट सेल्स आर सीन इन। तो वाइट सेल्स किस में देखने को मिलेंगी, इम्यून हीमोडायलिसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में या फिर नन ऑफ द अबव में। तो जो वाइट सेल्स हैं ये देखने को मिलती हैं G6PD डेफिशिएंसी में, जो कि क्या है यहाँ पर ऑक्सीडेटिव हीमोलाइसिस है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेडिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी में जो वाइट सेल्स हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ओपनिंग द एयरवे सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यदि किसी को हमें डाउट है कि इसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो हमें उसका एयरवे ओपन करना है तो कौन सी मेथड अपनाएंगे, हेड टिल्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट मेथड या फिर हेमलिच मेथड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का हमें डाउट हो रहा है यदि, तो ऐसे केस में हमें कौन सी मेथड अपनानी है, तो वो होगी यहाँ पर जॉ थ्रस्ट मेथड। क्या होगी, जॉ थ्रस्ट मेथड, जिससे स्पाइनल कॉर्ड है जो यहाँ पर और डैमेज ना हो पाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड अपनाई जाएगी वो क्या होगी, जॉ थ्रस्ट मेथड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर CVA। तो यहाँ पर CVA के लिए नॉन मॉडिफाइबल दैट मीन्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते ऐसे फैक्टर कौन से हैं। तो ऑप्शन में एल्कोहलिज्म, हेरिडिटरी, स्मोकिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऐसे फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते तो हो गई हेरिडिटरी, हो गई हमारी एज हो गई, और हमारे जो भी जीन्स हैं वो हो गए, रेस हो गया, मेल है फीमेल है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, सॉरी उनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन मॉडिफाइबल में हमारे हाथ में उनको बदलना नहीं है, लेकिन जो मॉडिफाइबल हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप शराब पीते हैं उसको छोड़ सकते हैं, मोटे हैं, ओबेसिटी है तो एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं, एक्सरसाइज से ठीक हो सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होगा वो क्या होगा, हेरिडिटरी, जीन्स होंगे आपके जिनको हम चेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प्स टू डिटरमाइन कीटो एसिडोसिस। तो कीटो एसिडोसिस है जो यहाँ पर कीटो एसिडोसिस को चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक है जो हम अपना सकते हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर पाल्पेशन से, इंस्पेक्शन से, ऑस्कल्टेशन से या फिर ऑल्फैक्शन से। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में क्या होगा, कीटोन बॉडीज ज़्यादा हो जाएंगी। ऑल्फैक्शन का मतलब होगा यहाँ पर हमें सूंघना, क्या है, स्मेल करना। तो यदि यहाँ कीटो एसिडोसिस को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, स्मेल के थ्रू पहचान सकते हैं, वो क्या होगा, ऑल्फैक्शन। क्योंकि जो कीटो एसिडोसिस के पेशेंट होते हैं उनकी जो सांसें होती हैं वो सांस छोड़ेंगे तो कैसा होगा, फ्रूटी सेंटेड है, जो बैड ब्रीदिंग आएगा, आपको स्मेल आएगी, जिससे हम ऑल्फैक्शन के थ्रू कीटो एसिडोसिस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 8th क्रेनियल नर्व अफेक्ट। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व से क्या है जो अफेक्ट होगा, टच, टेस्ट, स्मेल या फिर इक्विलिब्रियम। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व से जो चीज़ डिस्टर्ब होगी वो क्या होगी, तो वो होगी यहाँ पर इक्विलिब्रियम, बॉडी बैलेंस, क्योंकि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो कि बॉडी बैलेंस के लिए और साथ ही साथ सुनने में दोनों में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम कौन सा नहीं है, ड्राई लिप, शेकीनेस, ब्लड विजन या फिर फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर। तो यहाँ पर ड्राई लिप्स हैं, शेकीनेस है, ब्लड विजन है,
ये सब किसके साइन है? हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है। लेकिन जो फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर है किसका साइन है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का साइन है। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी मसल कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट के लिए मैंने सेकंड चैनल है शॉर्ट्स मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स, उस पर वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाके वॉच कर लेना। तो लॉन्गेस्ट मसल्स है ह्यूमन बॉडी की सार्टोरियस मसल्स। कौन सी मसल्स है? सार्टोरियस मसल्स। लॉन्ग नैरो मसल रनिंग ऑब्लिकली अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द ईच थाई फ्रॉम द हिप बोन टू द इनसाइड ऑफ द लेग बिलो द नी। तो ये क्या है? सार्टोरियस मसल, जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मसल है मानी जाती है। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल्स। तो ईयर ऑसिकल्स का मतलब है यहाँ पर जो मिलियस, इनकस, स्टेपस तीनों है, तो इनके बीच में जो जॉइंट्स रहेंगे वो कौन से जॉइंट्स हैं? साइनोवियल हैं, फाइब्रस हैं, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस हैं, फिर प्राइमरी कार्टिलेजिनस हैं। जॉइंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ऐसे जॉइंट्स जो क्या कहाँ पर हो? ईयर वेसिकल्स में, तो वो कौन से हैं? तो वो साइनोवियल जॉइंट। क्या है? साइनोवियल जॉइंट्स। तो ईयर बोन, ईयर ऑसिकल्स और ऑडिटरी ऑसिकल, तीनों चीज़ें एक ही कहलाती हैं, जिसमें 3 बोन्स होती हैं। पेयर में पूछे तो 3 में, और टोटल 6 होती हैं। मेलियस जो कि हैमर शेप में रहेगी, इनकस एनवल शेप में, और स्टेपस है जो स्ट्रिप शेप में रहेगी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। तो आंखों का ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाता है? कॉन्स को, रॉड्स को, ऑप्टिक डिस्क को, या फिर प्यूपिल को? तो जो ब्लाइंड स्पॉट है आंखों का वो क्या? ऑप्टिक डिस्क। एलेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, एग्जाम में आता है एलेंस टेस्ट क्यों किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व फंक्शनिंग के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलेन टेस्ट किया जाता है इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। यहाँ पर इसे चेक किया जाता है कि जो अल्नर आर्टरी में किसी भी तरीके का थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा है, जो कि रेडियल को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए, ब्लड फ्लो के लिए टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? अ प्रोसीजर कॉल्ड द एलेन टेस्ट में बी यूज्ड टू फाइंड आउट इफ द ब्लड फ्लो टू योर हैंड इज नॉर्मल। तो हाथों में आपके ब्लड की प्रॉपर सप्लाई हो रही है नहीं, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है एलेन्स टेस्ट। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करते हैं आपके लिए? ड्रॉइंग योर ब्लड विल अप्लाई प्रेशर टू द आर्टरीज इन योर रिस्ट फॉर सेवरल सेकेंड। तो यहाँ पर आपकी आर्टरीज के यहाँ पर प्रेशर लगा के रखेंगे, चेक करेंगे कुछ सेकेंड में ब्लड फ्लो होता है या नहीं। तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए क्यों किया जाता है? पाल्मर आर्च की इंटीग्रिटी के लिए, कि यहाँ पर दैट इज द टेस्ट डन टू डिटरमाइन दैट द कोलेटरल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अल्नर आर्टरी इन केस ऑफ थ्रोम्बोसिस अकर इन द रेडियल। यदि रेडियल में किसी भी तरीके का थ्रोम्बस है या फिर क्लॉट है, तो अल्नर आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर पा रही है नहीं, उसके लिए एलेन्स टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम सबसे ज़्यादा जो लोग IT फील्ड वाले होते हैं, फिर कंप्यूटर्स पर लंबे टाइम तक काम करते हैं, उनमें देखने को मिलता है। कार्पल टनल में कौन सी नर्व है जो कंप्रेस होगी? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, या फिर अल्नर आर्टरी। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। क्या होगी? मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। तो यहाँ पर आपको आपके हाथ में नब्बनेस, टिंगलिंग, वीकनेस है जो आपके हाथ में फील होगी। इसके लिए क्या कहा जाता है? कार्पल टनल। रिस्ट के लिए क्या कहा जाता है? कार्पल टनल। तो यहाँ पर एक कौन सी नर्व के कारण होगी? मीडियन नर्व के कारण। नेक्स्ट इज वॉल्व ऑफ हेस्नर्स इज प्रेजेंट इन। तो हेस्नर वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में, या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो वॉल्स ऑफ हेस्नर रहेंगे कहाँ पर? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर। ये देखिए वॉल्व ऑफ हेस्नर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे लोअर एंड ऑफ द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर, जो कि जनरली क्या करते हैं? एयर को प्रिवेंट करते हैं ब्लो बैक होने से। तो इसीलिए यहाँ पर इनका नाम भी क्या रखा गया है? वॉल्व ऑफ हेस्नर। नेक्स्ट वन इज
विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन इन डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? सिक टेस्ट। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, सिक टेस्ट है जो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने में होता है। माउंटेक्स टेस्ट होता है टीबी को डायग्नोस करने में। टाइफाइड के लिए विडाल होता है। सिफिलिस के लिए होता है VDRL टेस्ट। स्कारलेट फीवर के लिए होता है डिक टेस्ट। टाइफस फीवर के लिए होता है वेलफ्लेक्स टेस्ट। तो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजुअल डोज ऑफ PPD इन माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स और ट्यूबरकुलिन टेस्ट में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं। कितना डोज है जो PPD का लिया जाता है माउंटेक्स टेस्ट के लिए? 20 IU, 5 IU, 100 IU या फिर 200 IU। तो इंट्राडर्मल रूट से PPD है जो एडमिनिस्टर की जाती है माउंटेक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट में। रीडिंग कितने घंटे के बाद सही आती है? 48 से 72 घंटों में। और कितना PPD इंसर्ट किया जाता है? 5 IU। कितना? 5 IU। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। तो इंसुलिन के लिए हम किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? IV, SC, IM या फिर इंट्राडर्मल रूट से। तो जो इंसुलिन है किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट से है जो हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज प्रेजेंट ओनली इन डिमेंशिया व्हेन कंपेयर्ड विद द डेलीरियम। तो जब हम डिमेंशिया को डेलीरियम से कंपेयर करते हैं तो कौन सा सिम्टम है जो ओनली डिमेंशिया में देखने को मिलेगा लेकिन वो डेलीरियम में नहीं होगा? ऑप्शन में मिस परसेप्शन, विविड इल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, सिस्टमाइज्ड डिल्यूजन अकर्स अर्ली। तो यहाँ पर डिमेंशिया डेलीरियम दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर एक सिम्टम ऐसा होगा कि दोनों के बीच का एक जो कंपेयर है या फिर डिफरेंस क्रिएट करेगा वो होगा सिस्टमेटाइज्ड डिल्यूजन अकर्स अर्ली। डिमेंशिया में क्या होगा कि जो डिल्यूजन है एज कम्पेयर टू डेलीरियम के अर्ली, बहुत ही अर्ली स्टेज में देखने को मिलेंगे, लेकिन डेलीरियम में लेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये रहा एक छोटा सा डिफरेंस दोनों के बीच में। डेलीरियम जनरली रैपिड है जो बहुत ही फास्ट तरीके से है जो देखने को मिलेगा, कुछ दिन के लिए रहेगा, कुछ घंटों के लिए रहेगा। लेकिन डिमेंशिया जनरली या तो ओल्ड एज पर्सन में होने के चांसेस होते हैं या फिर ये लंबे टाइम तक रहेगा। और जो सिम्टम्स हैं किसी भी दिन में है जो क्या रहेंगे डेलीरियम के, कभी ठीक हो जाएंगे आप, कभी नहीं होंगे, लेकिन डिमेंशिया के सिम्टम्स क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो लंबे टाइम तक रहेगी। ड्यूरेशन की बात करें तो डेलीरियम है जो कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है, लेकिन डिमेंशिया को ठीक होने में सालों लग जाते हैं। और जनरली जो डिमेंशिया है अल्जाइमर्स के पेशेंट्स में देखने को ज़रूर मिलता है। ओरिएंटेशन डिस्टर्ब रहेगा, डिसोरिएंटेड रहेंगे डेलीरियम वाले, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन डिमेंशिया में ऐसा नहीं होगा। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या रहेगा? इनमें कभी कभी कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता है जो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि ये कम टाइम के लिए रहेगा। लेकिन डिमेंशिया में आप स्टेबल रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, लेकिन आपको डिसोरिएंटेशन है जो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच के यदि डिफरेंस की बात की जा रही है तो डिल्यूजन देखने को मिलेगा किसमें? डिमेंशिया में, लेकिन डेलीरियम में नहीं। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन विच इज NG ट्यूब इज इंसर्टेड द स्टमक इज फ्लश्ड एंड इंजेस्टेड सब्सटेंस आर रिमूव्ड थ्रू द ट्यूब इट इज कॉल्ड। तो यदि किसी पर्सन को NG ट्यूब इंसर्ट की गई है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट की गई है, उसने कुछ खाया है, हो सकता है कुछ पॉइजन लिया हो, कुछ भी ऐसा खाया हो जिसको क्या किया गया है? रिमूव किया गया है ट्यूब के थ्रू, तो ये क्या कहलाएगा? कॉलोनिक इरिगेशन, डीकम्पनसेशन, गैस्ट्रिक लेवास या फिर गैस्ट्रिक गैवास। तो यहाँ पर NG ट्यूब इंसर्ट दोनों केस में की जाती, लेवास में और गैवास में भी। लेकिन गैवास में क्या दिया जाएगा? कुछ दिया जाएगा खाने पीने को, लेकिन लेवास में क्या है? जो खाया पिया है उसको बाहर निकाला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? गैस्ट्रिक लेवास। इस तरीके से है जो बाहर निकाला जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा गैस्ट्रिक लेवास। फैक्ट तो पहले आपका जो क्रेनियम है जो एक बॉक्स की तरह आपके ब्रेन को स्टोर करके रखने का काम करेगा। नेक्स्ट इज हाउ मैनी बोन्स डज ह्यूमन एंकल हैज।
तो एंकल में कितनी बोन्स होंगी? 7, 6, 9 या फिर 8। तो यहाँ पर एक जो क्लास इसी तरीके की मिलती जुलती क्लास क्वेश्चंस अलग थे, वो हमने मे भी 2 दिन पहले की थी, तो आप उस क्लास को भी एक बार ज़रूर देख लेना। वहाँ पे भी एनाटॉमी के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो ऐड किए गए थे। तो यहाँ पर जो कितनी बोन्स होती हैं एंकल में, तो एंकल में टोटल 7 बोन्स होती हैं जो कि टार्सस कहलाएंगी। क्या है? टार्सल कहलाएंगी। एंकल की जो बोन्स हैं टोटल कितनी होती हैं? 7 होंगी, जो कि 3 रो में रहेंगी। और जो कौन सा जॉइंट रहेगा? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स का मतलब खिसकेंगी बोन्स उनके ऊपर। तो कितना होगा? 3 रो रहेंगी ग्लाइडिंग जॉइंट्स की, लेकिन बोन्स 7 होंगी। जो एंकल की बोन्स है वो क्या कहलाती हैं? टार्सल बोन्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कीप ब्लड फ्लोइंग अनइनडायरेक्शनली इन ह्यूमन। तो आपके ब्लड में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कि आपके ब्लड का जो फ्लो है अनइनडायरेक्शनली, मतलब जिस डायरेक्शन में नहीं जाना है वहाँ पे नहीं जाना। तो ये काम कौन सा हिस्सा करेगा? ब्रोंकियोल, न्यूरॉन, सेप्टम या फिर वॉल्व। तो ये काम ना तो ब्रोंकियोल का है ना ही न्यूरॉन का, बचता है सेप्टम और वॉल्व। तो कौन है ये काम करेगा? ऐसा स्ट्रक्चर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसको दूसरे डायरेक्शन में जाने से रोकने का काम करेगा। वो होंगे आपके वाल्व। क्या है? वाल्व। जो वाल्व क्या है आपके जनरली ब्लड को एक ही तरफ फ्लो होने के लिए अलाउ करते हैं। 4 वाल्व होते हैं, सबको पता है ह्यूमन हार्ट में। तो वही वाल्व क्या करेंगे? एक ही तरफ ब्लड फ्लो होने का अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर अनइनडायरेक्शनल वे में अलाउ नहीं करते। तो वॉल्व एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपके ब्लड फ्लो को एक ही दिशा में बहने देगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल बोनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल। कौन सा पार्ट है जो एक वेस्टिजियल बोनी पार्ट के तौर पर है जो जाना जाएगा? ऑप्शन में क्रेनियम, कॉकेक्स, सर्वाइकल या फिर क्लेविकल। कौन सा पार्ट है जो वेस्ट एज एन वेस्ट की तरह ही रहेगा ह्यूमन स्केलेटल में? तो वो कोकेक्स। क्या है? कोकेक्स ऐसा पार्ट है जो बिना किसी पर्पस के है लेकिन आपकी बॉडी में है, नो फंक्शन और नो पर्पस, लेकिन ये रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? टेलबोन। क्या कहलाएगा ये? कॉमनली नोन एज द टेलबोन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन इंडिकेट्स इस्चीमिया फोरआर्म। कौन सा साइन यहाँ पे बताएगा कि आपके फोरआर्म में इस्चीमिया हुआ है? कार्पल टनल सिंड्रोम, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन, अल्नर क्लॉ, वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर। ये हमने सभी विथ इमेज के पढ़े हुए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर हमने विथ इमेज के हैं जो पढ़े हुए हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर। क्या है? वॉकमैन कॉन्ट्रैक्चर, जिसमें पर्सन का जो हाथ है इस्चीमिया के कारण आपका हाथ एक तरीके से हमें कहेंगे झुका हुआ टाइप का हो जाएगा। कैसा? झुका हुआ हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? वॉकमैन इस्चीमिया। वॉकमैन इस्चीमिया कॉन्ट्रैक्शन। परमानेंट शॉर्टनिंग रहेगी आपकी फोरआर्म मसल्स में, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? इस्चीमिया ऑफ हार्ट, सॉरी इस्चीमिया ऑफ फोरआर्म। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज कार्पस ल्यूटियम कनेक्ट्स इन ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन में कॉर्पस, सॉरी कैलोसम है यहाँ पर, ल्यूटियम नहीं है। कॉर्पस कैलोसम ब्रेन में, ल्यूटियम आपका ओवरी का हिस्सा है। तो यहाँ पर कौन सा हिस्सा है जो ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम को कनेक्ट करेगा? 2 ऑप्टिक लोब, बोन एंड मसल, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर या फिर 2 लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो व्हाट डज कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट? कॉर्पस कैलोसम किन 2 के बीच में रहेगा जिसको कनेक्ट करने का काम करेगा? वो होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। कहाँ पर? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो कनेक्शन होगा बीच में वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कार्पस कैलोसम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एज अ सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग। ये एग्जाम में आया हुआ है, ब्रीदिंग पूछा है, टेम्परेचर पूछा है, पल्स पूछा गया है। कौन सा पार्ट है जो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, डायनसेफेलॉन, सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम। तो सेरिबेलम आपके मूवमेंट को, आपके गेस्चर पोस्चर को करेगा, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को, और यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो आपके रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट वन इज नेम
द नॉन स्टिमुलेंट ड्रग विथ नॉरएपिनेफ्राइन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्शन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। तो ऐसी ड्रग का नाम बताना है जो कि नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है, नॉन स्टिमुलेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में यूज़ की जाती है ट्रीट करने के लिए। तो वो कौन सी ड्रग है? एटोमॉक्सिटिन, डेक्साम्फेटामाइन, मिथाइलफेनाइडेट या फिर फेमोजिड। कौन सी मेडिसिन है? नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर एजेंट है, ADHD में ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। तो वो ऑटोमैक्सिटिन। कौन सी? एटोमैक्सिटिन है। हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट। तो एक एडल्ट के लिए एक नर्स है जो आयरन का इंजेक्शन कैसे लगाएगी? इंट्राडर्मल इन द फोरआर्म, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल मसल्स या फिर इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड। तो एज अ नर्स है जो आप आयरन का इंजेक्शन कहाँ पे लगाएंगे? तो आयरन इंजेक्शन के लिए जो मेथड है अपनाई जाएगी वो कौन सी होती? वो होती जेट ट्रैक मेथड। जेट ट्रैक मेथड वाले जितने भी इंजेक्शंस होते हैं वो किस रूट से दिए जाते हैं? वो हमेशा दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से, ताकि जो कोई भी मेडिसिन है लीकेज ना हो पाए। तो इसीलिए यहाँ पर जो आयरन इंजेक्शन दिया जाएगा यहाँ पर किस रूट से दिया जाएगा? वो होगा जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल रीजन में। क्लियर? आयरन हो गया, हेलोपेरिडोल हो गया, जितने भी लिक्विड फॉर्म के इंजेक्शन हैं ऑयली लिक्विड फॉर्म के और जो टिश्यूज इरिटेशन कॉज कर सकते हैं उनको जेट ट्रैक मेथड से दिया जाता है। नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ्स। तो 12 महीने की बच्चे की एक्सपेक्टेड हाइट कितनी होगी? 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की हाइट की बात करें हम तो 45 से 50 सेंटीमीटर तक रहती है, लेकिन 12 महीने की एज तक बच्चे की हाइट कितनी हो जाएगी? 75 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड। तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा है लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? नॉर्मल है। तो क्या है? कुस्माल ब्रीदिंग, ब्रेडिप्निया, ऑर्थोपनिया या फिर हाइपरपनिया। तो हमने सभी टर्म्स पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कहा है कि ब्रीदिंग की जो डेप्थ है वो एबनॉर्मल है, लेकिन जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो सही है। मतलब क्या है? हाइपर एपनिया। क्या है? हाइपर एपनिया। नेक्स्ट इज a nurse enters a room and find a patient lying on the floor. Which action should the nurse perform first? तो एज अ नर्स आप जब कहाँ पे जाते हैं? पेशेंट के रूम में जाके देखते हैं पेशेंट आपको कैसा मिलता है? फर्श पर पड़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जब पेशेंट को आप फर्श पे देखेंगे तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? असिस्ट द पेशेंट बैक टू बेड, एस्टेब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव, आस्क द पेशेंट व्हाट हैपेंड, कॉल फॉर हेल्प टू गेट द पेशेंट बैक इन बेड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? एस्टेब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव। आपकी प्रायोरिटी होगी कि चेक करें आप पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन। तो बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बीइंग में बॉडी के बैलेंस के लिए? ईयर ड्रम, वेस्टिबुलर रीजन, कोक्लियर रीजन या फिर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो सबको पता है कान के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है सुनाई देने का, दूसरा होता है बॉडी को बैलेंस करने का। अब आपको लगेगा कि कान हमारी बॉडी के कैसे बैलेंस कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कानों का जो वेस्टिबुलर रीजन है, कौन सा वेस्टिबुलर रीजन है जो क्या करेगा? आपके बॉडी बैलेंस में हेल्प करेगा। जो आपका इनर ईयर है यहाँ पर एक होगा कोक्लिया सेक्शन, कोक्लिया पार्ट करेगा ऑर्गन ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने के लिए। दूसरा है आपका ऑर्गन ऑफ बैलेंस जिसको हम लेबिरेंथ भी कहेंगे। तो क्या है? वेस्टिबुलर रीजन। कौन सा है? वो वेस्टिबुलर रीजन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पैराइटल प्लूरा कवर्स द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमन डायफ्राम। तो पैराइटल प्लूरा का कौन सा पार्ट है जो डायफ्राम के ऊपरी हिस्से को बस कवर करेगा? सुपीरियर सरफेस को बस कवर करेगा। इंटरकॉस्टल नर्व्स, न्यूमोथोरैक्स,
मीडियास्टेनल प्लूरा या फिर डायफ्रेगमेटिक प्लूरा। पैराइटल प्लूरा का कौन सा हिस्सा है जो सुपीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमन डायफ्राम, किसको क्या करेगा? पैराइटल प्लूरा का कौन सा हिस्सा है जो इसको कवर करेगा? तो यहाँ पर जो हिस्सा कवर करेगा पैराइटल प्लूरा का वो होगा डायफ्रेगमेटिक प्लूरा। ये देखिए प्लूरा है, जो प्लूरा आपके लंग्स की कवरिंग है, आपको पता है। अब यहाँ पर जो पैराइटल प्लूरा है वो लंग्स को टच नहीं करता, पैराइटल प्लूरा लंग्स को टच नहीं करेगा। दूसरा आता है कोस्टल प्लूरा, जिसमें आपकी रिब्स और इंटरकोस्टल स्पेस रहेंगे। कहाँ पर? सरफेस ऑफ चेस्ट वॉल वेयर रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेस। तीसरा आता है मीडियास्टेनल प्लूरा, जो कि लंग्स के बीच में रहेगा। स्ट्रक्चर है जो लंग्स के बीच में, मीडियास्टेनल एरिया में ही तो क्या होता है आपका हार्ट होता है। फिर आता है डायफ्रेगमेटिक, जो डायफ्राम को टच करते हुए कवर करेगा। तो प्लूरा यहाँ पर है, क्या है इसके? प्लूरा, पैराइटल, कोस्टल, मीडियास्टेनल और डायफ्रेगमेटिक प्लूरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी कहा गया है कि डायफ्राम को कौन कवर करेगा, तो वो होगा आपका डायफ्रेगमेटिक प्लूरा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन द सीक्रेशन ऑफ HCl फ्रॉम स्टमक। तो कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा HCl को स्टमक से रिलीज करने के लिए? गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, पेप्सिन या फिर रेनिन। तो कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा कि HCl का सीक्रेशन कितना होना चाहिए, होना है या नहीं? तो वो होगा आपका गैस्ट्रिन। क्या है? गैस्ट्रिन, जो कि आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है वहाँ पे G सेल्स रहेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो G सेल्स हैं जो क्या करेंगी? गैस्ट्रिन को रिलीज करेंगी। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक एसिड के लिए। गैस्ट्रिक एसिड यहाँ पे क्या है? HCl। तो यहाँ पर यही कहा है कि HCl के सीक्रेशन में स्टमक में कौन सा हार्मोन अपना हेल्प करेगा, तो होगा गैस्ट्रिन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ। तो ह्यूमन हार्ट किसका बना होता है? ब्लड तो है जो कनेक्टिव टिश्यू का है। अब यहाँ पर ह्यूमन हार्ट है किसका? टिश्यूज का, मसल्स का, स्किन का कि बोन्स का? तो ह्यूमन हार्ट मिलके बनता है किससे? मसल्स से। किससे? मसल्स से। हार्ट एक क्या इन्वॉलेंट्री ऑर्गन है जो कि मायोकार्डियम नाम की इन्वॉलेंट्री मसल से बना होगा। किससे? मायोकार्डियम मसल्स आपने पढ़ी हैं, तो उनसे मिलके क्या बना होगा? ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, किडनी, लिवर या फिर पैंक्रियाज। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होगी वो है आपकी लिवर। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन बीइंग में किस टाइप का प्लेसेंटा पाया जाता है? डिस्कॉइडल शेप में, जॉनरी, डिफ्यूजर या फिर कॉटलेडनरी। कौन सा प्लेसेंटा है जो रहेगा कहाँ पर? ह्यूमन प्लेसेंटा। तो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है जनरली डिस्कॉइडल शेप का। कैसा? डिस्कॉइडल शेप का। 1/6 ऑफ द बेबी वेट के, 500 ग्राम फुल टर्म में रहेगा, और जितना बच्चे का वजन है उसके 6% कितना? 6वें हिस्से है जो बच्चे के वजन के प्लेसेंटा का हिस्सा रहेगा। प्लेसेंटा की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो होती है प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा, जो आपको एग्जाम में आती है और जो गायनिक की क्लासेस हैं आपकी उसमें आपको पढ़ाई भी गई है पूरी प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़। तो यहाँ पर प्लेसेंटा जो कॉटलिडॉन्स रहेंगे, क्या रहेंगे? कॉटलिडॉन्स रहेंगे, इसीलिए उन्हीं के अरेंजमेंट के कारण प्लेसेंटा कैसा होता है? डिस्कॉइड शेप का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स ह्यूमन स्पर्म विथ लोकोमोशन। तो लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ह्यूमन स्पर्म में कौन है जो हेल्प करेगा? तो सबसे बड़ी यदि सेल्स पूछें तो वो होती है ओवा, सबसे छोटी होती है स्पर्म। और स्पर्म का लोकोमोशन कैसे होगा? फ्लैजिलम से, बेसल बॉडी से, न्यूक्लियोसोम से कि सीलिया से। तो जो यहाँ पर जो वेजाइना के थ्रू जो सीमेन जाता है तो उसमें स्पर्म जाएंगे, तो स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह तक लोकोमोशन मतलब चलने का जो एक तरीके से हम कहेंगे वो हेल्प कौन करेगा? जो स्पर्म की टेल होती है उस टेल में फ्लैजिलम रहेंगे। क्या रहेंगे? फ्लैजिलम रहेंगे जो स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। तो आँखों की सबसे अंदरी लेयर कौन सी है? इनर लेयर, रेटिना, कोरोइड, स्क्लेरा या फिर कॉर्निया। तो सबसे इनर लेयर पूछी जाती है तो वो होती है रेटिना, सबसे आउटर पूछे तो आपकी स्क्लेरा। अब देखिए यहाँ पर
तो स्क्लेरा है जो आउटर कवरिंग होती है, जो कि टफ रहेगी लेकिन वाइट कलर की होती है, जो आप देख अपनी आँखों को मिरर के सामने जाके ज़रूर इस वाले पार्ट को देखना। फिर आता है कॉर्निया। कॉर्निया फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा, जो कि यहाँ पर क्या कहेगा, स्क्लेरा का ही पार्ट कहलाएगा, जिसमें लाइट एंटर्स होगी कॉर्निया के थ्रू। फिर आता है आइरिस, जो कि डार्क मस्कुलर टिश्यू है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा कॉर्निया के पीछे। और यहाँ पर इसको क्या कहा गया, आइरिस। आइरिस ही रेगुलेट करेगी कि आपकी आंखों में कितना एक्सपोज करना है लाइट को। फिर आता है प्यूपिल, जो कि स्मॉल ओपनिंग है, आइरिस से ओपनिंग होते हुए प्यूपिल में जाएंगे, जो कि कितनी साइज आपकी आइरिस से जो लाइट वगैरह आई है, कितनी साइज की आपकी आंखें उसको हैंडल कर सकती हैं, वो कंट्रोल कौन करेगा, प्यूपिल। लेंस है, तो लेंस रहेंगे बिहाइंड द प्यूपिल, यहाँ पर जो सीलियरी मसल्स हैं इनको होल्ड करने का काम करेंगी। फिर यहाँ पर रेटिना है, तो लाइट सेंसिटिव पार्ट यदि आंखों का पूछे तो क्या है, रेटिना ही है। और रेटिना से ही ऑप्टिक नर्व रहेंगी, जो आप विजन के लिए पूछते हैं ना कौन सी नर्व हेल्पफुल, तो वो है ऑप्टिक नर्व। रेटिना इज अ हाई सेंसिटिव लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल। रेटिना में बहुत सारी नर्व सेल रहेंगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इधर के उधर करेंगी। फिर आता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में दो तरीके की सेल्स होती हैं, कौन से, एक होती है रेड। कौन सेल्स रिवील करेंगी, ब्राइट लाइट के लिए, किसके लिए, ब्राइट लाइट और सेंट्रल विजन के लिए। रॉड सेल्स है जो पेरिफेरल वे में आप जो सामने बस देखते तो जो कौन से हेल्प करेंगी, वो चारों तरफ देखते हैं आप, वो रॉड हेल्प करेंगी, जो कि इवन डिम लाइट में ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगी। फिर आता है यहाँ पर ऐसा जंक्शन जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना आके जुड़ते हैं, वो क्योंकि वहाँ पर ना कोई नर्व रहेंगी, ना कुछ सेंसरी नर्व रहेंगी, ना सेल्स रहेंगी, तो वो एरिया कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पर रेटिना और जो ऑप्टिक नर्व है यहाँ के मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी है जो एक तरीके से डार्क रहेगा, तो उसको हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। कि सबसे बाहरी लेयर से शुरुआत करते करते हमने एंड तक जो ऑप्टिक नर्व हो गई यहाँ पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना जाके यहाँ लास्ट में मिलेगी, देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहलाएगा, ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। तो एनटीडी आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं होने वाले बच्चे में, आयरन टू द मदर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, फॉलिक एसिड टू मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन एंड फॉलिक एसिड थ्रू आउट द होल प्रेगनेंसी, या फिर विटामिन के टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट किया जाएगा कैसे, माँ को प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही फॉलिक एसिड देके, कैसे, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही फॉलिक एसिड देके। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज ट्रू ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम को लेके सही पॉइंट क्या है, इट सीक्रेट्स हार्मोन दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट सेल्स बाय ब्लड, कॉजेज चेंजेस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इफेक्ट्स आर प्रोलॉन्ग्ड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एंडोक्राइन सिस्टम है जो हार्मोन को रिलीज करेगा ताकि डायरेक्ट टारगेट सेल्स तक पहुंच सके, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी चेंज होंगी, प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट भी लंबे टाइम तक रहेगा, तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फिफ्थ वाइटल साइन इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो अभी तक आपने ओनली 4 वाइटल साइन पढ़े थे, लेकिन अभी 5वें नंबर का जो कि इमरजेंसी में ही अपनाया जाता है, कौन सा वाइटल साइन है। ऑप्शन में मोटार रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, प्यूपिलरी रिएक्शन टू द लाइट, या फिर रिस्पॉन्स टू द पेन। अभी रिसेंट में 2023 जनवरी में स्टार्टिंग में एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया, राजस्थान में पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है 5वें नंबर का वाइटल साइन कौन सा है। जो 5th नंबर का वाइटल साइन है वो कंसीडर किया गया है रिस्पॉन्स टू द पेन, किसके लिए, रिस्पॉन्स टू द पेन। और जो बाकी इनिशियल है वो क्या है, फर्स्ट है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर, ये क्या है आपके, ये बेसिक वाइटल साइन। तो जब भी आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं आपकी पल्स रेट और हार्ट रेट चेक की जाती है, 60 to 100 आती है, मतलब कि क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जब भी पल्स रेट और हार्ट रेट आपकी बिलो 60 चली जाए तब इसको क्या टर्म यूज़ किया जाता है, ब्रेडिकार्डिया। ये एग्जाम में टर्म्स आते हैं, आप ध्यान से देखिए। और यदि यही पल्स रेट और हार्ट रेट आपकी
100 से ज़्यादा चली जाए तो ये कहलाएगा टैकीकार्डिया। क्लियर। फिर बीपी नॉर्मल होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg, लेकिन इससे कम होता है तो हाइपोटेंशन, बढ़ता है तो हाइपरटेंशन। वैसे ही रेस्पिरेटरी रेट में है 10 to 20, नॉर्मल एक एडल्ट की बात करें तो 10 से 20 तक रहेगी। फिर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन यहाँ पे कहा 95 से 100% तक, यदि 95 से कम होता है मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और वो कंडीशन कहलाती है हाइपोक्सिया। कोविड के टाइम पे सभी के पास पल्स ऑक्सीमीट्री हो गए थे अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना 98.6 डिग्री, लेकिन जो एक कंसीडर रेंज की जाती है तो यहाँ पर ये रही 100.4 तक भी नॉर्मल नहीं माना जाएगा, 101 क्रॉस करेगा मतलब फीवर है। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर जो 5वें नंबर का वाइटल साइन है वो क्या, वो है रिस्पॉन्स टू द पेन। नेक्स्ट इज द ड्यूटी नॉट टू इन्फ्लिक्ट एज वेल एज टू प्रिवेंट एंड रिमूव हार्म इज। कौन सी ड्यूटी है यहाँ पे कहा गया है, नॉट टू इन्फ्लिक्ट एज वेल एज टू प्रिवेंट एंड रिमूव द हार्म। यहाँ पर आपकी ड्यूटी नहीं है कि हार्म से प्रिवेंट करना और जो भी हार्मफुल है उसको रिमूव करना। फिडेलिटी, वेरासिटी, नॉन मालफिशियंस या फिर पैटर्नलिज्म। तो क्या है जो कि आपकी ड्यूटी नहीं है किसी भी हार्म को रोकना और उससे प्रिवेंट करना, वो कहलाती है क्या, आपकी फिडेलिटी। क्या है, वो कहलाएगी फिडेलिटी। तो नर्सिंग के एथिक्स पढ़े हैं हमने, अकॉर्डिंग टू दैट आपको ज़रूरी नहीं फिडेलिटी पूछा जाए, हो सकता ऑटोनॉमी पूछ ले। तो यहाँ पर फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस टू अ पर्सन। क्या है, यदि आप एक नॉर्मल टर्म में बात करें फिडेलिटी, तो यहाँ पर क्या है, किसी के ऊपर आपको क्या होना, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं आपको उस पर भरोसा होना। फिर जो बेसिक प्रिंसिपल है एग्जाम में आ सकते हैं आपको, तो यहाँ पर है कि जो आपकी ड्यूटी नहीं है किसी को कुछ हार्म होता है, नुकसान होता है, उसको रोकना। बेसिक जो आते हैं ऑटोनॉमी, मतलब दूसरों की लिबर्टी, मतलब जो भी उनके रिलीजियस वगैरह है उनको क्या करना, रिस्पेक्ट करना। जस्टिस मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे नुकसान हो या फ़ायदा हो आपको एक रिलायबल डिसीजन लेना है। फिडेलिटी, द ड्यूटी टू डू वॉट वन हैज़ प्रॉमिस्ड, किसी ने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करना। नॉन मालफिशियंस मतलब दूसरे को है जो हार्म नहीं पहुंचाना है। बेनिफिशियंस अपने अच्छे काम करना। वेरासिटी का मतलब है कि द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ। क्या है, ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ। इनमें से एक ना एक आपको एग्जाम में आता है, तो अब आपको या तो फिडेलिटी पूछ सकते हैं, वेरासिटी पूछ सकते हैं, नॉन मालफिशियंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज congenital syndromes related to viral infections are most likely to occur if the mother contracts the illness during which of the following trimester। तो कंजेनाइटल सिंड्रोम है जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, वो किस ट्राइमेस्टर में होने के चांस रहेंगे, इन द फर्स्ट, इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इन द थर्ड ट्राइमेस्टर, पोस्टपार्टम पीरियड में। किस टाइम पे सबसे ज़्यादा कंजेनाइटल सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं, वो होते हैं पहले ट्राइमेस्टर में। किसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर होने का, कंजेनाइटल सिंड्रोम्स होने का। इनकेस यदि कुछ भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स बनती है तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही एज इन डॉक्टर की परमिशन से यदि माँ चाहे तो अवॉइड भी किया जा सकता है। जितने भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम डेवलप होती हैं कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। Especially viral illness, it increase the chance that a congenital syndrome could result from the infection। जैसे कि चिकन पॉक्स ही ले लो, यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है तो जब आपका बच्चा पैदा होगा उसको वेरिसेला सिंड्रोम होने के चांसेस, जो डेवलपिंग बेबी है उसको वेरिसेला सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इवन उसको जब बड़े भी होगा तो उसको बचपन में बार बार है जो क्या हो सकता है, वेरिसेला सिंड्रोम के कारण चिकन पॉक्स हो सकता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होते हैं, मिसकैरेज हो जाते हैं, तो किसके कारण होते, बोलते हैं नहीं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण। लेकिन कंजेनाइटल सिंड्रोम किसके, वायरल इन्फेक्शन कब होंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट इज द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स वेयर नर्स प्रायोरिटाइज्ड बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स इज आइडेंटिफाइड एज। तो यहाँ पे कहा गया है कि हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स की जो थ्योरी है किसने दी है, सिगमंड फ्रूड, कुबलर रॉस, एरिक एरिक्सन या फिर इब्राहिम मास्लो, किसने दी है,
सिगमंड फ्रूड भी आपने पढ़ा है। कुबलर रॉस ने तो जो ग्रीफ की स्टेप दिए हैं 5। एरिक एरिक्सन ने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है। ये थ्योरी दी है अब्राहम मास्लो ने। किसने? अब्राहम मास्लो ने। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 5 स्टेप होते हैं। पहली होती हैं आपकी बेसिक ज़रूरतें, जिसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल के, जो अब्राहम मास्लो ने हर की नीड्स थ्योरी दी है। तो यहाँ पर फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब आपकी बेसिक ज़रूरतें, खाना पीना, सोना, सेक्स और एक्सक्रीशन। सेफ्टी मतलब आपके पास घर होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, हेल्थ रहना चाहिए। तो क्या है आपकी सेफ्टी में। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस मतलब आपकी दोस्त होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। फिर आता है आपका सेल्फ स्टीम, आप अपनी रिस्पेक्ट करें, दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी क्वेश्चन में कहा गया है कि ह्यूमन नीड्स को जहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड रखा गया है तो वो गई अब्राहम मास्लो की थ्योरी। कौन सी? अब्राहम मास्लो की थ्योरी। नेक्स्ट इज नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इन एडल्ट। तो एक एडल्ट पर्सन में नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होगा? 94 to 99%, 90 to 95, 89 to 93% या फिर 80 to 85%। तो एक नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन की हम बात करें तो यदि 100 तक है मतलब अच्छा है। कहाँ तक है? 100 तक है तो अच्छा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर होगा 94 से 99 तक। 94 to 99 तक है मतलब क्या है? ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब सही है, नॉर्मल है। जो रीडिंग होती है यदि 96 से ज़्यादा है तो मतलब सही है। पल्स रेट जब इस केस में होगी 40 से 100, टेम्परेचर होगा 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब होम मॉनिटरिंग में जब कोविड हुआ था, जिनको भी हुआ था, इवन मुझे भी हुआ था, तो जब भी यहाँ पे कहा जा रहा था कि जब आपका SpO2 लेवल 95 से कम हो जाए तब आपको हॉस्पिटल जाना है। फिर बाद में कहा गया 90 से कम हो जाए तब आपको एडमिट होना है। तो यहाँ पर जो एक रेंज है, अकॉर्डिंग टू रेंज की बात करें हम तो कितना है? 95 से 100 तक नॉर्मल है। बिलो 95 तक आता है मतलब पर्सन को ट्रीट करने की ज़रूरत है, इवन होम मॉनिटरिंग में ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ पेशेंट कंप्लेंट अबाउट नोजिया आफ्टर हैविंग फूड। दिस टाइप ऑफ डेटा इज। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो उस टाइम पे आपको नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग नहीं होती, ओनली लगता है कि वॉमिटिंग हो जाएगी। तो किस टाइप का डेटा? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पर्सनल या फिर नन ऑफ देम। 2 तरीके का डेटा आपने पढ़ा है जब भी आप नर्सिंग असेसमेंट करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उस टाइम पे फर्स्ट स्टेप होता है असेसमेंट। उसमें 2 तरीके का डेटा होता है, एक होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे कहा है कि पेशेंट बता रहा है कि उसको नोजिया हो रहा है। नोजिया हो रहा है चीज़ पर्सन ने बताई है, आपको पता नहीं है। किसने बताई? पर्सन ने बताई है। तो ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। कौन सा? ऑब्जेक्टिव डेटा। The refractive error caused by the differences in curvature of cornea and lenses। तो एक जो रिफ्रैक्टिव एरर के कारण हो रहा है, क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर के कारण हो रहा है कि जो कर्व बन रहा है कॉर्निया और लेंस के बीच में, वो क्या है? एमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो जो क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर है। रिफ्रैक्टिव का मतलब है कि जो आपका कर्वेचर बनना चाहिए कॉर्निया और लेंस के स्ट्रेट में, लेकिन वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो गया है। जो आप महंगे लोग देखते हैं, देखते कहीं उनको दिखता कहीं और का है। तो वही सिचुएशन है यहाँ पर। वो क्या हुआ? एस्टिग्मेटिज्म। क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया का मतलब होगा नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होगा फार साइटेडनेस, हेमेट्रोपिया का मतलब है कि नॉर्मल विजन। क्या है? नॉर्मल विजन। तो यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म क्या है? एक रिफ्रैक्टिव एरर है जिसमें आपके कॉर्निया और लेंस के बीच का जो कर्वेचर है क्या है? डिफरेंस है और अलग है। मायोपिया नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ पेन लाइक इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेज। नॉवडेज आपने देखा होगा कि इंसुलिन पेन जैसी डिवाइस से दिया जाता है। क्यों दिया जाएगा? शॉर्टर इंजेक्शन टाइम, एक्यूरेट डोज डिलीवरी, लोअर कॉस्ट विथ रीयूजेबल इंसुलिन कार्टलेज, रीयूज ऑफ स्मॉलर गॉज निडल्स। तो यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पेन जैसे ही रहेगा, देखने में लगेगा पेन जैसे। तो यहाँ पर इंसुलिन की जो डिलीवरी डिवाइस है क्या करेगी?
एक एक्यूरेट, जितने डोज की ज़रूरत है उतना ही देगी, इस तरीके से आएगा पेन जैसे, जितने डोज की ज़रूरत है उतना डोज ही दिया जाएगा, इसीलिए इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज द नोट्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन नर्सिंग एजुकेशन फॉर रिकॉर्डिंग डेटा अबाउट स्टूडेंट्स डेटा ऑन प्रैक्टिस। तो कौन सा है जो अभी रिसेंटली नर्सिंग एजुकेशन में यूज़ किया जा रहा है डेटा रिकॉर्ड करने के लिए, स्टूडेंट का डेटा प्रैक्टिस के लिए? एनेक्डोटल, नर्सिंग नोट, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिकॉर्ड्स या फिर क्रिटिकल इंसिडेंट रिकॉर्ड? तो कौन से नोट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जा रहे हैं नर्सिंग एजुकेशन के लिए? तो वो कहलाते हैं आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। कौन से? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल में पेशेंट का डेटा फिलअप करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। स्टूडेंट का डेटा, आपने ड्यूटी की है या नहीं, कितने दिन एब्सेंट रहे, वो सब चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज A client with rheumatoid arthritis may reveal which of the following assessment data? यदि पर्सन को rheumatoid arthritis है तो कौन सा डेटा रिवील होगा? हैवर्डन नोट्स, मॉर्निंग स्टिफनेस नो लॉन्गर देन 30 मिनट, asymptomatic joint swelling या फिर स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड। तो यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन क्या है, रूमेटिक अर्थराइटिस है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से होगा रूमेटिक। अब यहाँ पर ये अर्थराइटिस हुई है तो क्या होगा, यहाँ पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। ये इमेज मैंने आपको कई बार बताई हुई है। फिंगर के यहाँ पे क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, जो आपकी फिंगर है जो हाइपर एक्सटेंशन होगा और फ्लेक्शन एंड बेंट होगा एक जगह पे, जो डिस्टल फेरेंजियल है वहाँ पर क्या होगा, बेंट होगा, फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर हाइपर टेंशन और जो फ्लेक्शन देखने को मिलेगा फिंगर के यहाँ पे क्या कहलाएगा, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। मतलब हाथ में आपकी जो स्वान होते हैं, बगुले होते हैं, उनके जैसी डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी वो। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल एम ऑफ प्लास्टिक एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इज टू। फंडामेंटल एम क्या है प्लास्टिक और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए? रिगेन द मूवमेंट, इनहेंस सेल्फ स्टीम, प्रोवाइड रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन इन एस्थेटिक फॉर्म या प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो फंडामेंटल एम क्या है प्लास्टिक एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए? जो फंडामेंटल एम होते हैं प्लास्टिक और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए वो कौन से हैं? तो जो इतनी भी प्लास्टिक सर्जरी होंगी, रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होंगी, किसी ने नाक की करा ली, किसी ने लिप्स की करा ली, रिकॉन्स्ट्रक्टिव कौन सा होता है, सुधारने वाली, जैसे क्लेफ्ट लिफ्ट के प्लेट में की जाती है वैसे ही यहाँ पर जो प्लास्टिक और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होंगी क्या करेंगी, रेस्टोरेशन, प्रोवाइड रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एस्थेटिक फॉर्म। क्लियर? यहाँ पर जो एस्थेटिक जो एम्स होते हैं रिकॉन्स्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी के वही होते हैं कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, वुंड को क्लोज करना, कुछ भी स्कार्स वगैरह हैं उनको कम करना, और कुछ भी कॉस्मेटिक तरीके से आपको जो अनएक्सेप्टेबल स्कार उनको रिड्यूस करना, ताकि आप और ज़्यादा सुंदर दिखने लगें। कभी कभी प्लास्टिक सर्जरी उल्टी भी पड़ जाती है, जो भी लोग करवाते हैं, मॉडल्स वगैरह करवाती हैं। जो प्लास्टिक और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी किस लिए की जाती है? प्रोवाइड रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एस्थेटिक फॉर्म के लिए। नेक्स्ट इज द ट्रांसप्लांट ऑफ एन ऑर्गन टिश्यू बिटवीन टू जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। तो यहाँ पर जब ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन हो गए या फिर कुछ टिश्यू हो गए, दो जेनेटिकल नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के ये साथ में होती है, और स्पीसीज मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ही है, तो क्या है, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट या फिर डोमिनो ट्रांसप्लांट। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ाया भी गया है, जो ग्राफ्टिंग के टाइप हैं। तो जब नॉन आइडेंटिकल ट्विन होंगे तब ये क्या कहलाएगा एलोग्राफ्ट। क्या होगा? एलोग्राफ्ट। जब आइडेंटिकल ट्विन होंगे तब यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग की जाएगी वो क्या होगी? सिंथेटिक ग्राफ्ट और ऑटोग्राफ्ट। लेकिन जब सेम इंडिविजुअल आपके ही बॉडी के पार्ट की कहीं और ग्राफ्टिंग की जाए तो वो कहलाएगा ऑटोग्राफ्ट। थाई की स्किन, नोज़ के यहाँ, माउथ के यहाँ यूज़ की जाती है। नॉन आइडेंटिकल ट्विन होंगे तो ये कहलाएगा एलोग्राफ्ट। मतलब कोई रिश्तेदार अपना ऑर्गन डोनेट किसी और को कर दे, भाई बहन का हो जो जुड़वा हुए हैं उनके लिए, वो सिंथेटिक ग्राफ्ट। यदि स्पीसीज ही अलग हो तब हम कहेंगे जीनोग्राफ्ट। क्या कहेंगे? जीनोग्राफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरिब्रल स्टेटस इज। तो सेरिब्रल स्टेटस का पता करने के लिए मोस्ट
रिलायबल इंडेक्स कौन सा है? पिपलरी रिस्पॉन्स टू पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या डीप टेंडर रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा सेरिब्रल स्टेटस के लिए? द मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ द सेरिब्रल स्टेटस इज। तो सेरिब्रल स्टेटस को चेक करने के लिए मोस्ट रिलायबल इंडेक्स कौन सा होगा? ऑप्शन में है यहाँ पे प्यूपिलरी रिस्पॉन्स टू पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। तो यहाँ पर सेरिब्रल स्टेट का मतलब है कि आपका जो माइंड है उसकी क्षमता क्या है, सही तरीके से चल रहा है नहीं, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक सेरिब्रल इंडेक्स में आएंगी। अब जो सेरिब्रल इंडेक्स है इसको चेक करने के लिए सबसे सही चीज़ क्या होगी? तो सबसे बेस्ट तरीका होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या होगा? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को नापने के लिए जो स्केल यूज़ की जाती है वो कहलाती है ग्लासगो कॉमा स्केल। एग्जाम में आती है GCS स्केल। 15 है जो मैक्सिमम पॉइंटिंग होती है, बिलो 3 जाता है मतलब पर्सन कॉमा में जा रहा है। तो यहाँ पर जो सेरिब्रल इंडेक्स के लिए सेरिब्रल स्टेटस के लिए जो सबसे अच्छा इंडेक्स है वो क्या है? वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज, यहाँ पर आपका आंसर सीधा ऐड किया गया है साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो सबको पता है विटामिन A, D, E, K। ए फैट सॉल्यूबल वसा में घुलनशील विटामिन। यदि ये विटामिन ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जो हाइपर विटामिनोसिस होता है वो फैट सॉल्यूबल विटामिन के ज़्यादा होने के कारण ही होता है, स्पेशली ए के कारण। फिर यहाँ पर आते हैं पानी में घुलनशील और वाटर सॉल्यूबल, तो होते हैं विटामिन सी और विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं इसलिए वो। नेक्स्ट इज द एंटीडोट टू हेपेरिन। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? तो हेपेरिन का एंटीडोट कौन सा है? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट या फिर एट्रोपिन। तो हेपेरिन और वारफ्रिन दोनों क्या है? एंटीकोगुलेंट है। क्या है? एंटीकोगुलेंट है यहाँ पर। तो हेपेरिन और वारफ्रिन है जो दोनों एग्जाम में आती हैं, लेकिन हेपेरिन का एंटीडोट पूछा गया है तो हेपेरिन का क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। फिर यहाँ पर विटामिन के है, किसका है? वारफ्रिन का। किसका? वारफ्रिन का। हेपेरिन को प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो कौन सा जो एंटीकोगुलेंट है जो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? तो ओनली हम हेपेरिन ही दे सकते हैं। क्यों दे सकते? क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। हेपेरिन को कभी भी ओरली नहीं दिया जा सकता, इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में ही दिया जाता है। यदि ओरल एंटीकोगुलेंट पूछे तो वो है वारफ्रिन। वारफ्रिन को कभी भी IVIM नहीं देंगे, सीधा ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर अ कोमाटोस पेशेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस इज। कोमाटोस पर्सन में हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? अल्टर्ड सेंसोरियम, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी या फिर अल्टर्ड न्यूट्रिशन। तो जब भी मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको कॉन्शियसनेस लेवल दी जाए, मोबिलिटी दी जाए, न्यूट्रिशन दिया जाए, लेकिन आपके पास साथ ही साथ क्या हो? एयरवे क्लियरेंस या फिर एयरवे से रिलेट करता हुआ ऑप्शन है, तो वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। कोमाटोस पर्सन है मतलब मरीज क्या है? कोमा में है। कोमा में है तो यहाँ पर उस पेशेंट के लिए आपकी सबसे अच्छी प्रायोरिटी क्या होगी? वो होगी आपकी बेस्ट प्रायोरिटी इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। एयरवे को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर रीडिंग इज बिटवीन। नॉर्मल CVP कितना होगा? 0 to 5 सेंटीमीटर्स, 5 to 10, 10 to 15 या फिर 15 to 20। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर होता है क्या? सेंट्रल वीनस प्रेशर होगा, नॉर्मली होता है 5 से 10 सेंटीमीटर्स की रेंज में। कितना? 5 to 10। अब यहाँ पर ये देखिए, आप ध्यान से देखें कि जो यहाँ पर CVP पूछा है, सेंट्रल वीनस प्रेशर पूछा है, यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 5 to 10। यदि H2O में पूछे, किसमें?
यहाँ पर 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O है। क्या है? 5 to 10 सेंटीमीटर H2O है। लेकिन यहाँ पर mm ऑफ Hg में पूछे तो कितना होगा? 7.5 mm ऑफ Hg। कितना? 10 सेंटीमीटर H2O इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर H2O। क्लियर है? यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 5 to 10, और यदि यहाँ पर mm ऑफ Hg में मरकरी में पूछे तो 7.5। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विथ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर एक्सपीरियंसेस डिस्निया ड्यू टू। तो यहाँ पर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का मरीज है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे? ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्वुलाई ऑफ लंग्स, ब्रोंकियल सीक्रेशन एंड स्पाज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी कंजेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कार्डियोमेगाली। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पर्सन में क्या होगा? फ्लूइड ऑक्यूमुलेट होगा, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, एल्वुलाई, लंग्स और एल्वुलाई के यहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, प्रॉपर जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और इसके कारण क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एल्वुलाई ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंट ऑन एंटीकोआगुलेंट थेरेपी इज स्पेशली मॉनिटर्ड फॉर। यदि कोई पर्सन एंटीकोआगुलेंट मेडिकेशन ले रहा है तो उसको और कौन सी चीज़ मॉनिटर करेंगे हम? नोजिया, चेस्ट पेन, इंसोम्निया, प्रेमेच्यूरिया। तो एंटीकोआगुलेंट वाले मरीज में आपकी जो प्रायोरिटी होगी एज एन ऑप्शन की होगी हेमेच्यूरिया। क्या है? यूरिन के साथ ब्लड तो नहीं जा रहा है, वो चीज़ आपको मॉनिटर करना है। क्या है? यूरिन के साथ में जो ब्लड तो नहीं जा रहा है, वो चीज़ आपको मॉनिटर करके रखनी है। नेक्स्ट इज द नर्स हु ऑब्जर्व प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इन अ न्यूबॉर्न सस्पेक्ट। यदि जो न्यूबॉर्न बेबी उसको फोर्सफुल वॉमिटिंग होती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, तो क्या होगा बच्चे को? ट्रैक्यो ईसोफेगल फिस्टुला, रिस्प्रिंग्स डिसीज, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग नाम आपको याद आया होगा। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने किस में मिलती है? ये देखने को मिलती है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। किस में? पाइलोरिक स्टेनोसिस में। अब यहाँ पर जो कंजेनाइटल ही है, जब तो बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को वॉमिटिंग तो हो रही है। हिस्प्रिंग्स डिसीज है जो मेगा कॉलन डिसीज हम कहेंगे, इसमें गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी। बच्चा है जो 48 आवर तक हो जाएंगे, मेकोनियम पास नहीं करेगा। तो यहाँ पर यदि वॉमिटिंग पूछते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, तो क्या होगा? पाइलोरिक स्टेनोसिस, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट इज a person with diabetic mellitus is asking you the calories obtained from 1 teaspoon of sugar. Your answer would be, तो DM वाला मरीज है, उसके लिए कैलोरी पूछता है कि 1 चम्मच शक्कर में 1 टीस्पून इक्वल टू हाउ मैनी कैलोरी? 5, 15, 20 या फिर 60। तो यहाँ पर 1 टीस्पून शुगर इज इक्वल टू 20 किलो कैलोरीज। कितने? 1 जो चम्मच 1 टीस्पून है, किसके बराबर होगी? होगी आपकी 20 कैलोरी के बराबर। कितनी? 20 कैलोरी के बराबर। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। कौन से फूड आइटम्स हैं जो विटामिन ए के रिच सोर्स हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स, राइस एंड पोटैटोज, ग्रीन ग्राम एंड दाल, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कौन से हैं जो रिच सोर्स हैं विटामिन ए के? विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है क्या? येलो फ्रूट, ऑरेंज कलर के फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब क्या है? आपके रिच सोर्स है विटामिन ए के। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्स माने जाएंगे। प्रोटीन के हैं जो दालें होंगी। लेकिन यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, येलो फ्रूट, ऑरेंज फ्रूट, कैरेट हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, ये सब किस तरीके के लिए हैं? पपाया हो गया, सॉरी, किसके लिए? विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट इज द यूरिनरी आउटपुट ऑफ अ क्लाइंट फॉर 24 आवर was 350 ml. नर्स हैज डॉक्यूमेंटेड द ऑब्जर्वेशन एज। तो यदि यूरिन आउटपुट 24 घंटे में 350 ml है, तो एज ए नर्स आप क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? एन यूरिया, पॉलीयूरिया, डिसयूरिया या फिर ओलिगोयूरिया। एन यूरिया का मतलब तो होगा 100 ml से भी कम पास होना, वो भी 24 घंटे में एब्सेंट ही होना। पॉलीयूरिया में बहुत ज़्यादा यूरिन का पास आउट होना। डिसयूरिया में मतलब दर्द होगा यूरिन पास करते टाइम, जलन होगी। ओलिगोयूरिया में 500 ml से कम जब यूरिन पास होगी 24 घंटे, वो कहलाएगा ओलिगोयूरिया, कम यूरिन का पास होना और ओलिगोयूरिया।
नेक्स्ट वन इज which one of the following terms indicates increase in the size of cells without increase in the number of cells। क्वेश्चन ध्यान से देखें, एक आंसर में आपने पढ़े हुए हैं कि जब आपकी जो सेल्स की साइज बढ़ती है लेकिन सेल्स के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो ये क्या है, हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी, डिस्प्लासिया फिर एट्रोफी। की साइज बढ़ती, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स बट विदाउट इंक्रीज इन द नंबर, तो ये कहलाएगा आपका हाइपरट्रॉफी। क्या है, हाइपरट्रॉफी। अब ये देखिए यहाँ पर जो हेल्दी सेल्स होगी इस तरीके से होगी, हाइपरट्रॉफी में सेल्स की साइज बढ़ती जाएगी, लेकिन हाइपरप्लासिया में सेल्स की साइज वही रहेगी लेकिन सेल्स के नंबर बहुत फास्ट तरीके से बढ़ेंगे। जब ये हाइपरप्लासिया हुआ तो इसके साथ में मेटास्टेसिस भी होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स बनेंगी, कहलाएगा मेटास्टेसिस, मतलब स्प्रेड होना। तो हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, सेल्स की साइज बस बढ़ेगी लेकिन नंबर नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाइपरप्लासिया में सेल्स के नंबर बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन द क्लाइंट कैन ब्रीथ ओनली इन अपराइट पोजीशन इट इज टर्म्ड एज। जब क्लाइंट ओनली अपराइट पोजीशन में बस सांस ले पाएगा, मतलब बैठ के ही सांस ले पाएगा, तो क्या है, ऑर्थोपनिया, टैकिपनिया, डिस्निया या फिर एपनिया। तो डिस्निया में पेनफुल मतलब जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई, टैकिपनिया में बहुत ज़्यादा, क्या है, टैकिपनिया में जब टिश्यूज़ में भी ऑक्सीजन में कमी होती जा रही है, सांस लेने में दिक्कत होगी। एपनिया में एब्सेंट हो गया। ऑर्थोपनिया में मतलब आप अचानक से उठते हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो है क्या है, ऑर्थोपनिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट आफ्टर न्यूमोनेक्टोमी विल बी पोजीशन ऑन। पर्सन की यदि न्यूमोनेक्टोमी हुई है तो यहाँ पर आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन, सुपाइन एंड आइदर साइड, ऑपरेटेड साइड और बैक, या फिर अनऑपरेटेड साइड और बैक। जब पर्सन की यहाँ पर सर्जरी का नाम क्या दिया हुआ है, न्यूमोनेक्टोमी, क्या है, न्यूमोनेक्टोमी हुई है। न्यूमोनेक्टोमी का मतलब होता है पूरे लंग्स को ही रिमूव कर देना, क्या है, पूरे लंग्स को ही रिमूव कर देना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग्स, क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर लंग्स को ही रिमूव किया गया है, तो कौन सी पोजीशन देंगे, ऑपरेटेड साइड और बैक पोजीशन। नेक्स्ट इज व्हेन पीरियड ऑफ हाइपर एपनिया अल्टरनेट्स विथ पीरियड ऑफ एपनिया द ब्रीदिंग पैटर्न इज टर्म्ड एज। जब पीरियड ऑफ हाइपर एपनिया तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अल्टरनेट्स विथ पीरियड ऑफ एपनिया, फिर यहाँ पे सांस स्टॉप हो रही है लेना, ब्रीदिंग स्टॉप ही होने लगी है, तो कौन सा पैटर्न है, कुस्मॉल, काइमी स्ट्रोक, ब्रैडिपनिया या फिर टैकिपनिया। तो ब्रैडी में तो कम होगी, टैकिपनिया में ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर जो क्या कहा गया, कुस्मॉल रेस्पिरेशन है कि काइमी स्ट्रोक है, तो ये कहलाएगी काइमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, क्या है, काइमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। फिर यहाँ पर जो कुस्मॉल ब्रीदिंग, क्या है, कुस्मॉल ब्रीदिंग और कुस्मॉल रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा, आपकी रैपिड और बहुत फास्ट तरीके से डीप ब्रीदिंग, जिसको हम लेबर ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलेगी। तो काइमी स्ट्रोक है, क्या है, काइमी स्ट्रोक है यहाँ पर ब्रीदिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको कुछ एक टाइम के लिए हाइपर एपनिया होता है लेकिन साथ में एपनिया भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइंट आफ्टर लिवर बायोप्सी शुड बी विजिलेंटली ऑब्जर्व फॉर। यदि किसी पर्सन की लिवर बायोप्सी हुई है तो आप किस चीज़ के लिए चेक करेंगे, हेमरेज के लिए, डिस्निया के लिए, वॉमिटिंग के लिए कि पेन के लिए। तो लिवर बायोप्सी में क्या किया जाता है, टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि कैंसर है या नहीं। ऑटोप्सी अलग होती है, जो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होगा वो। यहाँ पर लिवर बायोप्सी में क्या चेक करना है, आपको हेमरेज के लिए क्या करना है, मॉनिटर करना है और हेमरेज के लिए चेक करते रहना है। नेक्स्ट वन इज vaginal examination is indicated when membranes rupture spontaneously in a pregnant woman with polyhydramnios। तो देखिए क्वेश्चन कि यहाँ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया, मेम्ब्रेन रप्चर हो गई स्पॉन्टेनियसली अचानक से,
और लेडी को क्या है पॉलीहाइड्रोमनियास, मतलब 2000 से भी ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, असेस द फीटल मैच्योरिटी, डिटरमाइन स्टेज ऑफ लेबर, नोट द पोजीशन ऑफ द फीटस एंड रूल आउट द कॉर्ड प्रोलैप्स। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी पॉलीहाइड्रोमनियास में आपकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो कॉर्ड प्रोलैप्स ना हो पाए। क्या है, कॉर्ड प्रोलैप्स ना हो पाए। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज फॉर एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज। तो एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन रीजन क्या है, एटोनिसिटी का मेन रीजन क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, रिटेंड प्रोडक्ट होगा, SLE होगा या फिर जॉइंटिस होगा। तो मेजर कॉज होता है एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज का होता है रिटेंड प्रोडक्ट। रिटेंड प्रोडक्ट का मतलब प्लेसेंटा है जो पूरे तरीके से कुछ ना कुछ बिट्स हैं जो अंदर ही रह जाते हैं। मतलब 30 मिनट हो गए बच्चे को डिलीवर हुए, प्लेसेंटा 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है, ये वन आता है तो कुछ पार्ट्स अंदर रह जाते हैं तो कहलाता है रिटेंड बिट्स ऑफ प्लेसेंटा और रिटेंड प्रोडक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट एक्यूरेट एरिया टू चेक द पल्स रेट इन एन इन्फेंट इज। तो इन्फेंट में पल्स रेट चेक करने का सबसे अच्छा साइट क्या है, कैरोटिड, ब्रैकियल, टेम्पोरल या फिर एपिक्स। कैरोटिड बड़ों में सबसे एडल्ट में सबसे बेस्ट माना जाता है, वो बच्चों में एपिक्स ऑफ द हार्ट। कहाँ पे, एपिक्स ऑफ द हार्ट चेस्ट के यहाँ पे चेक की जाएगी पल्स।